तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की। नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो साफ जाहिर होता है नाम से कि इसमें ट्रिगोनोमेट्री के जो इन्वर्स फंक्शन हैं उनके बारे में स्टडी की जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सवाल भी लिखा है, व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है। तो ये डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन से तो कभी कुछ खास समझ में आता नहीं है, तो हम प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होता क्या है। इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आप पहचान पा रहे होंगे। इससे पहले आपने इनको 11th क्लास में भी पढ़ा था और चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। तो ये डायग्राम एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला हिस्सा डोमेन है और ये वाला हिस्सा कोडोमेन। तो डोमेन का एलिमेंट ए बी सी, कोडोमेन के एलिमेंट 1 2 3 से रिलेटेड है। ठीक है, अब जरा इसके बराबर वाले डायग्राम को देखिए। यहाँ पे डोमेन जो है वो 1 2 3 बन चुका है, जो पहले कोडोमेन था, और जो पहले डोमेन था अब वो क्या बन चुका है, कोडोमेन बन चुका है। तो जब भी हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो होता क्या है, डोमेन और कोडोमेन आपस में बदल जाते हैं। जरा यहाँ पर साइड में देखिएगा, अगर एफ एक फंक्शन है एक्स और वाई में, एक्स उसका डोमेन है और वाई उसका कोडोमेन है, तो जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा एफ इन्वर्स, वो किस किस के बीच बनेगा, वाई और एक्स के बीच। तो जो पहले कोडोमेन था वो अब डोमेन बन चुका है और जो डोमेन था वो बन चुका है कोडोमेन। तो जब भी किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाला जाता है तो डोमेन और कोडोमेन आपस में रिवर्स हो जाते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे ए बी सी पहले 1 2 3 से रिलेटेड थे, अब उल्टा हो गया है, 1 2 3 ए बी सी से रिलेटेड हो गए हैं। अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, इन्वर्स फंक्शन को और अच्छी तरह से समझेंगे। एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए जरा, फिर से इंडिया और यूके का एग्जांपल मैंने ले लिया है। मैं हमेशा इसी तरह का एग्जांपल लेता हूँ जिसमें विदेश यात्रा का कुछ होता हो। तो इंडिया से यूके हम जा रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है, इस रास्ते को रिप्रेजेंट करता है फंक्शन एफ। और अगर हम वापस आ रहे हैं, तो वापस आने से मतलब है कि अगर हम यूके से इंडिया जा रहे हैं तो उस रास्ते को रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन एफ इनवर्स। तो रियल लाइफ में इस तरह से होता है। दोबारा समझो, इंडिया से यूके जा रहे हैं तो फंक्शन एफ से रिप्रेजेंट होगा, और फिर यूके से इंडिया वापस आ रहे हैं तो फंक्शन एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट होगा। यानी कि इनवर्स जो होता है किसी भी फंक्शन का, वो एक तरह से उस फंक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, और उससे उल्टे रिजल्ट आते हैं। अलजेब्रा की मदद से भी हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से बने रहिए, अगले पेज पर जा रहे हैं। अभी आप अपने सामने लिखे हुए दो जो फंक्शन देख रहे हैं उनमें से एक एफ एक्स है और दूसरा उसका इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये कैसे साबित होगा कि ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा जरा। मान लो कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट करता हूँ जैसे कि 3, तो 2 × 3 + 3, 2 3 जा 6 और +3 तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और इसके इन्वर्स फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ 9। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 - 3/2। 9 में से 3 गया तो 6 बचा, अपॉन 2 तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब जरा आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर हमने 3 इनपुट किया था, मिला क्या, 9 मिला। 9 इनपुट किया तो क्या मिला, 3 मिला। तो इससे साबित होता है कि ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन का क्या है, इन्वर्स है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है ये हमने चैप्टर 1 में अच्छी तरह से सीख लिया था कि इस फंक्शन का इन्वर्स ये कैसे होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं सीखा है वो चैप्टर 1 को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पे दिखाया साबित करके कि इस फंक्शन का वो वाला फंक्शन क्या है, इन्वर्स है। क्योंकि जो यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, इधर आउटपुट जो मिल रहा है उसको अगर वहाँ पे इनपुट करेंगे तो ये वाला आउटपुट मिलेगा। इधर का इनपुट उधर का आउटपुट, इधर का आउटपुट उधर का इनपुट हो गया। ठीक है, तो एक तरह से आप किसी भी फंक्शन के इन्वर्स के बारे में शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन डज द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो कब एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा हम हर फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकें। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका इन्वर्स निकल सकता है और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता, इसको हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, पूरे ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि व्हेन डज द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 1 प्लस ऑन टू गिव्स बाइजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहेंगे, और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एक बार फिर से समझिए, अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, दोनों है, तो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो कोई फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है तो वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी भी फंक्शन को इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए दोनों होना जरूरी है, 1 1 भी होना जरूरी है, ऑन टू भी होना जरूरी है, तभी हम उसको बाइजेक्टिव कहेंगे और तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बहुत से बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि 1 1 और ऑन टू होता क्या है। जिन्होंने चैप्टर 1 की स्टडी नहीं की है उन्हें बिल्कुल नहीं पता होगा कि 1 1 ऑन टू क्या होता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि 1 1 ऑन टू होता क्या है। देखिए, मैं आपको सीधे एक्सरसाइज पे नहीं ले जा सकता, पहले मुझे आपको बेसिक चीज़ों को समझाना होगा ताकि आप एग्जाम में आने वाले हर सवाल का जवाब दे सकें। तो पहले हम समझते हैं 1 1 फंक्शन को। इधर देखिए ध्यान से जरा, ये डोमेन है और वो क्या है, कोडोमेन। तो 1 1 फंक्शन वो फंक्शन कहलाता है जब डोमेन के हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज हमें मिलती है, मतलब एक यूनिक इमेज मिलती है। जैसे कि ये देखिए, ए की जो इमेज बन रही है वो 2 बन रही है, मतलब ए जो है वो 2 से रिलेटेड है, बी 3 से रिलेटेड है और सी जो है वो 1 से रिलेटेड है। ऐसा तो नहीं है कि ए और बी दोनों 2 से रिलेटेड हों, या ऐसा तो नहीं है कि बी और सी दोनों 1 से रिलेटेड हों। तो एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड होना चाहिए, तभी उसको 1 1 कहा जाता है। देखो नाम से भी पता चल रहा है 1 1, इधर भी एक है तो उधर भी एक ही होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, ये देखिए ये वाला केस, कि 2 एलिमेंट एक से रिलेटेड हो जाते हैं, तो आप इसे 1 1 नहीं बोल सकते, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है मैनी वन फंक्शंस। तो अभी हमारा ये जो फंक्शन है ये 1 1 है क्योंकि एक एलिमेंट एक से ही क्या है, रिलेटेड है। 1 1 1 1 1 1, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। तो 1 1 फंक्शन वो फंक्शन कहलाता है जब डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, मान लो कि अगर इधर के 2 या 3 एलिमेंट उधर के एक एलिमेंट से रिलेटेड हो गए तो हम उसे 1 1 नहीं कहेंगे। तो 1 1 का मतलब एक जो है एक से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 को समझने के बाद बारी आती है किसकी, ऑन टू की। ऑन टू क्या होता है, जब कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो तभी हम फंक्शन को ऑन टू कहेंगे। इसको समझने के लिए आपको इन दोनों को देखना पड़ेगा ध्यान से। यहाँ के एलिमेंट 4 और 5 जो हैं उधर के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, जबकि यहाँ पर कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। कोडोमेन का एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए डोमेन के किसी भी एलिमेंट से जुड़े बगैर, यानी कि हर एलिमेंट को जुड़ना पड़ेगा। अगर कोई बच गया तो फिर हम उस फंक्शन को ऑन टू नहीं कहेंगे। ऑन टू तभी कहेंगे जब हर एलिमेंट की उधर की तरफ डोमेन के अंदर कोई ना कोई प्री इमेज होगी। अगर कोई एलिमेंट ऐसे बच गए हैं जिनकी वहाँ पे कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है तो फिर हम उसे ऑन टू नहीं कह सकते। तो ये वाला जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये ऑन टू नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसकी यहाँ पर प्री इमेज ना हो, जबकि यहाँ पे बचे हुए हैं, तो ये ऑन टू नहीं है, लेकिन ये वाला ऑन टू है। तो मेरे ख्याल से अब 1 1 और ऑन टू की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई फंक्शन दोनों होगा। अब जैसे ये 1 1 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट इसके बच गए हैं। ये वाला ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट एक से रिलेटेड है, 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। ये मैनी वन फंक्शन हो गया। तो इसमें कमी क्या है कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इस फंक्शन को देखो ध्यान से जरा, इसमें दोनों काबिलियत है। ये 1 1 भी है
और ऑन टू भी है। एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात, कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का ऐसा नहीं बचा जिसकी इधर की तरफ प्री इमेज ना हो। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और ऐसा कोई फंक्शन जो 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं, और उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैंने काफ़ी जोर लगाए हैं तुम्हें समझाने के लिए, और उम्मीद है कि अब तो समझ ही गए होंगे। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतनी कहानी जो है हमने पिछले चैप्टर की पढ़ी है, चैप्टर नंबर 1 की। इसी कहानी का पढ़ना जरूरी था ताकि हमें चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आ सके। सवालों को करना एक अलग चीज होती है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना एक अलग चीज होती है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो एग्जाम में आने वाले हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक। अब ये देखिए जरा, हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि डज इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट। क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, देख लीजिए जरा, जब वो 1 1 ऑन टू दोनों होता है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, चाहे कैसा भी फंक्शन हो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमें एक बात पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ध्यान से जरा सुनिएगा इसको और देखिएगा भी। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 एंड ऑन टू। कई बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 तो हो जाते हैं लेकिन ऑन टू नहीं होते, कई बार दोनों ही नहीं होते। तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 एंड ऑन टू ओवर देयर नेचुरल डोमेन्स। नेचुरल डोमेन जो होते हैं उनके, ज्यादातर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के नेचुरल डोमेन जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन होती है। तो नेचुरल डोमेन के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होते, ठीक है। और रेंज भी लिखा हुआ है, डोमेन एंड रेंज, आपने सब 11th में पढ़ा था। एंड हैंस देयर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखो क्या लिखा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये लिखा है यहाँ पे साफ साफ। फिर से पढ़ देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो ना तो 1 1 होते ना ऑन टू होते अपने नेचुरल डोमेन्स के और रेंज के अंदर, ठीक है। तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर ये चैप्टर किस लिए बना है जिसका नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक बार देख लो जरा चैप्टर को। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये किस लिए बना दिया आखिर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जरूर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते होंगे, कुछ तो ऐसी कंडीशन जरूर होगी, ठीक है। फिलहाल बात यह है कि नेचुरली, कहाँ लिखा था ये रहा, नेचुरली तो उनके डोमेन और रेंज के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम साइन फंक्शन का जो ग्राफ है उसको देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है, साइन फंक्शन। इसका ग्राफ आपने इससे पहले बहुत बार देख लिया होगा। तो साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होती है रियल नंबर लाइन, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन इसकी जो रेंज होती है, रेंज वो होती है -1 से लेकर कहाँ तक, +1 तक। वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा +1 तक जा सकती है और कम से कम -1 तक जा सकती है, ना तो +1 से ऊपर जाती है ना -1 से नीचे आती है। तो -1 से लेकर +1 तक क्या होती है, साइन फंक्शन की रेंज होती है। और साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर लाइन होती है, यानी कि कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। लेकिन रेंज जो आपको मिलेगी वो -1 से लेकर +1 तक ही हमेशा मिलेगी। तो वैसे तो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसकी वजह क्या है, आखिर इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। यहाँ पर देखो जरा, ये डोमेन है, डोमेन के अंदर हमने कुछ वैल्यूज ले ली हैं, जैसे -π, +π, +2π, +3π। इन सभी वैल्यूज पर साइन फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तुम जानते हो कि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 2π की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 3π की वैल्यू 0, साइन -π की वैल्यू 0। और ग्राफ में भी देख लो, ये देखो यहाँ पे, ये रहा 0। जब पाई है तो वैल्यू 0, जब 2π है तो वैल्यू 0, जब -π है तो वैल्यू 0, जब माइनस का 2π है तब भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पे देखो इतने सारे एलिमेंट एक से ही रिलेटेड हैं, तो क्या ये फंक्शन 1 1 कहलाएगा, क्या साइन फंक्शन को हम 1 1 कह सकते हैं।
नहीं कह सकते। ये तो मैनी वन फंक्शन है, तो अब क्योंकि ये 1 1 नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे कर जाएगा, नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन साइन फंक्शन भले ही 1 1 ना होता हो, ऑन टू जरूर होता है। ये जो इसका कोडोमेन है -1 से लेकर +1 तक, यहाँ पर हर जो नंबर आएगा वो किसी ना किसी दूसरे से, डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड जरूर होगा। अब मैंने यहाँ के कुछ नंबर ले लिए, जैसे -1 0 और +1, -1 0 और +1। तो 0 किस किस से रिलेटेड होता है, साइन पाई की वैल्यू 0, 2 पाई की 0, 3 पाई की 0, -2 पाई की 0, -पाई की वैल्यू 0। तो 0 बहुत सारे से रिलेटेड होता है। ऐसे ही 1 भी आपको पता होगा किस किस की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये देखो जरा, π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। इसके आगे 5π/2 आएगा, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बहुत सारे एंगल ऐसे मिलेंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और बहुत सारे एंगल ऐसे भी मिलेंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी, -1। यहाँ पे देख लो जरा, -1 किस किस की वैल्यू है, -3π/2 की वैल्यू क्या है, -1। तो इधर के जितने भी एलिमेंट हैं -1 से लेकर +1 तक के, जो इसके अंदर लिखे जाएंगे कोडोमेन के, उन सब की यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी। इसलिए हम साइन फंक्शन को ऑन टू कह सकते हैं। लेकिन इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है। अगर दोनों होगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कोई ना कोई कंडीशन ऐसी जरूर होंगी जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर हम क्या करें, नेचुरल डोमेन जो है, जो पूरी नंबर लाइन होती है, उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दें। रेस्ट्रिक्ट मतलब कि हम सिर्फ इतना हिस्सा ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का साइन फंक्शन का सिर्फ हम इतना हिस्सा ले लें, तो इतने हिस्से में साइन फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ऑन टू वो पहले से ही है, और 1 1 ऑन टू दोनों होने की वजह से उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन कब, जब हम उसको यहाँ से -π/2 से लेकर +π/2 तक सिर्फ इतना हिस्सा लेंगे तब। तो इस चीज को हम अगले पेज पर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है इस पेज पर सबसे ऊपर, इज देयर अ वे सो दैट इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जिसकी वजह से इनवर्स जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जिस्ट कर जाए। तो अभी हमने पिछले पेज पर पढ़ा था कि जैसे ही हमारी पूरी रियल नंबर लाइन है, इसमें अगर हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, पहले मैं यहाँ पे पढ़वा देता हूँ क्या लिखा है। यस, इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है इफ वी अप्लाई सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देन देयर इनवर्स कैन एग्जिस्ट। अगर हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दें किसके ऊपर, डोमेन के ऊपर और रेंज के ऊपर, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होती हैं, सिंपल सी रेस्ट्रिक्शन है, डोमेन इतना लंबा है, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है साइन फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम डोमेन को यहाँ से -π/2 से लेकर +π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो सिर्फ इतना ग्राफ रह जाएगा। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये जो ग्राफ होता है ना, इतना लंबा जो सांप की तरह से चलता है, वो ग्राफ सिर्फ इतना सा रह जाएगा हमारे पास। और अगर इतना सा ग्राफ रह जाता है तो फिर साइन x का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है अगर हम इसके डोमेन को छोटा कर दें, सिर्फ इतने हिस्से में ले लें, -π/2 से लेकर +π/2 तक। और ज़रूरी नहीं कि हम यही वाला हिस्सा लें, हम कोई सा भी हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हुए, जरूरी नहीं कि -π/2 से +π/2 तक ही लेंगे, -3π/2 से -π/2 तक भी लिया जा सकता है। ये देखो, ये रहा माइनस का 3π/2 और ये रहा प्लस का π/2, तब ये वाला इतना हिस्सा आएगा ग्राफ का। और दूसरा पार्ट ये है π/2 से लेकर 3π/2 तक, तो π/2 ये रहा और 3π/2 ये रहा, तब इतना हिस्सा है। यानी कि इतना जो लंबा ग्राफ होता है साइन एक्स का, अगर हम उसका कुछ टुकड़ा ले लेते हैं तो उस टुकड़े के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप पूरे साइन एक्स फंक्शन की बात करेंगे तो इन्वर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनका जो डोमेन होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रेस्ट्रिक्ट का मतलब है कि उसका केवल कुछ ही हिस्सा हम लेते हैं, और हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस बीच वाले हिस्से का।
और इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इतना डोमेन लेते हैं -π/2 से लेकर +π/2 तक का, तो क्या हमारा फंक्शन अब 1 1 बन जाएगा। तो -π/2 से +π/2 तक कुछ एंगल्स डिस्कस करते हैं, जैसे π/4 वो यहाँ पे पड़ेगा। sin π/4 की वैल्यू 1/2 होती है, आप अच्छे तरह से जानते हैं। सॉरी, sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो मैंने जो गलती की थी उसको मिटा दिया है। sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, माइनस के π/4 की वैल्यू होती है माइनस का 1/√2 और -π/6 की वैल्यू होती है माइनस का π/2। तो अभी जो देख रहे थे हम थोड़ी देर पहले कि साइन फंक्शन 1 1 नहीं होता, लेकिन अब वो 1 1 हो रहा है। अगर हम सिर्फ -π/2 से +π/2 तक का हिस्सा लेते हैं तो साइन फंक्शन 1 1 हो रहा है, जबकि अभी जो देखा था हमने थोड़ी देर पहले, ये जो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये क्या हो रहा था, मैनी 1 हो रहा था। तो हमने बोला था कि 1 1 नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, मतलब हमने सिर्फ इतना सा हिस्सा लिया, तो इस हिस्से के अंदर अलग अलग एंगल की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि दो एंगल की वैल्यू हमें सेम मिल रही है। तो अगर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो sin x का, cos x का, tan x का, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी किसके ऊपर, डोमेन के ऊपर। ठीक है, तो अगर डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, या तो डोमेन का ये वाला हिस्सा ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, इसके आगे की भी होते हैं। लेकिन हमारी किताब में सबसे ज़्यादा इसी का डिस्कशन किया गया, सबसे ज़्यादा क्या डिस्कशन ही इसी का हो रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। लेकिन अगले पेज पर जाने से पहले अब तक जो पढ़ा है एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। पहला सवाल था कि व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है। तो मैंने समझा दिया था, डोमेन को डोमेन बदल जाते हैं तो हमें फंक्शन का क्या मिल जाता है, इन्वर्स मिल जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली इन्वर्स क्या होता है वो देख लिया था, और अगले पेज पर एल्जेब्रिकली क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। ये एल्जेब्रिकली होता है कि ये फंक्शन है तो ये उसका क्या है, इन्वर्स है। जो इधर इनपुट करेंगे, जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वो उधर का इनपुट हो जाता है, और इस तरीके से। ठीक है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं चैप्टर 1 में हमने सीखा था। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा सवाल आ गया था कि व्हेन डज द इन्वर्स एग्जिस्ट, क्या हमेशा हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं, केवल उन्हीं फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जो 1 1 भी होंगे और ऑन टू भी होंगे। अगर कोई फंक्शन सिर्फ 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव होना ज़रूरी होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन इस तरह के होते हैं, ये हमने समझ लिया। फिर तीसरा सवाल था कि डज द इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट, क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होते, इसलिए उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने साइन एक्स पे फोकस किया, साइन एक्स का ग्राफ देखा ध्यान से। ग्राफ देखने के बाद हमें पता चला वाकई में साइन फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होता। अब क्योंकि साइन फंक्शन 1 1 नहीं होता तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगला पेज। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, तो हमने कहा हाँ है, ऐसा तरीका है। कौन सा तरीका है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए अगर डोमेन के ऊपर, डोमेन को छोटा कर दिया जाए। कहाँ तो डोमेन ये था माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक, और कहाँ डोमेन हमने माइनस के π/2 से प्लस π/2 तक कर दिया। अगर डोमेन को छोटा कर देंगे तो इतना सा ग्राफ रह जाएगा, ये देखो क्या रह गया है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और जैसा साइन एक्स के साथ हुआ है वैसा ही अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ भी, पांचों के साथ भी होगा। उनके इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेंगे जब आप उनके डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो इन 5 पेज पर हमने ये पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, उनके डोमेन में रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। यानी कि अगर डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। फिलहाल हमारे सामने ये रिजल्ट है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब कर सकता है तो ठीक है, निकालना शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स। चलते हैं अगले पेज पर। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए तो सबसे पहले हमारे सामने
इनवर्स लिखा हुआ है किसका, साइन फंक्शन का। तो साइन फंक्शन का जो इनवर्स होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं साइन इनवर्स एक्स से, बस यही तरीका होता है। एक ये भी तरीका होता है, ये भी बोलते हैं उसको, या तो साइन इनवर्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं आर्क साइन फंक्शन, लेकिन ऐसा हमारी किताब में कहीं एक बार बोला है, उसके बाद कभी नहीं बोला। तो हम तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, किसका, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है फंक्शन, क्योंकि वो साइन फंक्शन का इनवर्स होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका ग्राफ भी कैसा होगा, उल्टा बनेगा। जरा ग्राफ कंपेयर करिए, ये देखिए, ये साइन फंक्शन का ग्राफ, अगर एक्सिस बदल दिए जाए, इसको ऐसे घुमा दिया जाए, तो जो ग्राफ आएगा वो किसका आएगा, साइन इनवर्स एक्स का आएगा। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि डोमेन जो है उसको -1 से लेकर +1 तक लिया जाता है। यहाँ पर देखिए जरा, जो साइन एक्स था उसका डोमेन था -π/2 से लेकर +π/2 तक, सिर्फ इतना डोमेन लिया था, तो ग्राफ इतना आ गया था सिर्फ। तो जो इसका इन्वर्स होता है उसका डोमेन होता है -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, जो वहाँ पर रेंज होती है वो यहाँ पे डोमेन बन जाती है, जो वहाँ पे डोमेन था वो यहाँ पे रेंज बन जाती है। तो डोमेन तो हो गया -1 से लेकर +1 तक, और रेंज होगी -π/2 से लेकर +π/2 तक। अगर हम सिर्फ ये वाला हिस्सा ले रहे हैं, तो ग्राफ का सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हैं, तो इसको भी अगर कट करके निकालते हैं तो देखो कैसा आएगा। तो जो हिस्सा हमने ले रखा है यहाँ पे -π/2 से +π/2 तक का, और -1 से +1 तक का, उसको अगर कट करके निकालते हैं तो वो इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो ये साइन फंक्शन है और ये उसका इनवर्स फंक्शन है। दोनों का ग्राफ आप देख सकते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे का अपोजिट है। दोनों के डोमेन और रेंज भी पूरी तरह से अलग है। उसका डोमेन -π/2 से +π/2 तक लेना है, तो इसका डोमेन -1 से +1 तक लेना है। उसकी रेंज -1 से +1 तक है, तो इसका जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 तक होगी। हमें इतने में ही अपना रेस्ट्रिक्शन रखना है, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, रियल में साइन फंक्शन का डोमेन जो है -∞ से +∞ तक होता है, यानी कि R होता है। लेकिन जब इन्वर्स निकालना होगा तो डोमेन -π/2 से +π/2 तक ही लिया जाएगा। ठंडे दिमाग से चीज़ों को समझते रहो। अभी लग रहा होगा कि बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी और भी होगा, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी। तो साइन इनवर्स एक्स जो है उसके बारे में हमने लिख दिया है कि डोमेन होता है -1 से लेकर +1 तक, -1 to +1 ग्राफ में देखना जरूरी होता है। और इसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2 तक। ये जो मैंने पिंक कलर से लिखी हुई है इसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये वाला हिस्सा भी लिया जा सकता है, ये वाला हिस्सा भी लिया जा सकता है, लेकिन हमारी जो बुक है उसमें सिर्फ यही वाली रेंज को लिया गया है जो -π/2 से +π/2 तक होती है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई है। साइन इनवर्स एक्स को आप 1/sin x कभी भी नहीं लिख सकते, ये गलत है। हाँ, साइन एक्स का जो होल इनवर्स है उसे जरूर आप 1/sin x लिख सकते हैं। तो कोई भी ये करने की गलती ना करे, वो कभी भी ये ना सोचे कि साइन इनवर्स एक्स को वो 1/sin x लिख सकता है। ऐसे तो फिर ये कोसेक एक्स के इक्वल हो जाएगा। रेसिप्रोकल अलग चीज़ होती है, इनवर्स फंक्शन अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो ये जानकारी जो हमने ली है, अभी ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। एक्सरसाइज पर हम अभी भी नहीं जा रहे, अब थोड़ा सा किताब भी पढ़ेंगे ताकि सब चीज़ें क्लियर हो सकें। देखिए, हमारी बुक में भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बहुत सारी थ्योरी दी गई है, और वो थ्योरी बेकार नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 मिनट लगेंगे, उससे भी जल्दी से पढ़वा देता हूँ। ज़रा देखो, साइन फंक्शन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, सबके डोमेन देखो क्या है, आर सब है ना। लेकिन इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब इन सारे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जैसे कि किसी का -π/2 से लेकर कहाँ तक कर दिया जाएगा, +π/2 तक। ये चीज़ हमने अभी अभी स्टडी की है। ये इन सब की रेंज है। जैसे डोमेन रियल हो गया तो रेंज क्या हो गई, -1 से लेकर +1। ये तो है साइन देखिए, हमारी बुक में भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बहुत सारी थ्योरी दी गई है, और वो थ्योरी बेकार नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 मिनट लगेंगे, उससे भी जल्दी से पढ़वा देता हूँ। ज़रा देखो, साइन फंक्शन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, सबके डोमेन देखो क्या है, आर सब है ना।
लेकिन इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब इन सारे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जैसे कि किसी का -π/2 से लेकर कहाँ तक कर दिया जाएगा, +π/2 तक। ये चीज़ हमने अभी अभी स्टडी की है। ये इन सब की रेंज है। जैसे डोमेन रियल हो गया तो रेंज क्या हो गई, -1 से लेकर +1। ये तो ये जो आपने अभी अभी देखे हैं, ये सारे के सारे क्या थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनके डोमेन थे और उनकी रेंज थी। डोमेन के बारे में फिर से बता देता हूँ कि अब डोमेन रियल नंबर नहीं रहेंगे, अब डोमेन जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे ताकि इनके इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके। अब मैं आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उनमें दिखाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे एक दूसरे से बदल जाती हैं। जो अभी हमें रेंज दिखाई दे रहा है, अब वो जाके क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये तो हमारी एक्सरसाइज है 12.2.1, जिस पे हम बहुत देर में पहुंचेंगे क्योंकि अभी तो यही चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये इन्वर्स फंक्शन है सारे। पहले जो अभी अभी हमने वो देखा था, क्या था, रेंज था, अब वो क्या बन चुका है, डोमेन बन चुका है। और रेंज क्या होगी, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो ये टेबल आपको याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके क्या डोमेन होते हैं और क्या उनकी रेंज होती है। ये याद होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादातर चीज़ें रिपीटेड हैं। देखो ज़रा, -π/2 से +π/2 तक साइन इन्वर्स की रेंज है, तो tan इन्वर्स की रेंज भी वही है, लेकिन ब्रैकेट अलग है। देखो वहाँ पे कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड, और यहाँ पे इंटरवल है ओपन। वहाँ पे ये दोनों इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही बाकियों के साथ भी है। तो तसल्ली से याद आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 ही चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ दिए हुए हैं इनको ज़रा देखो। ये sin x का ग्राफ है, ये उसके इन्वर्स का ग्राफ है, और यहाँ देखो ये डार्क भी इन्होंने किया हुआ है, जितने हिस्से में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है वो दिख रहा होगा तुमको। ठीक है, अगर इन दोनों ग्राफ को एक साथ बना दिया जाए तो ऐसे करके आते हैं दोनों ग्राफ। और ये जो लाइन है y = x, ये मिरर लाइन का काम करती है। मिरर लाइन का मतलब इस लाइन के दोनों तरफ जो है वो आपको सेम चीज़ें दिखाई देंगी, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है, ये कॉस x का ग्राफ है, और ये उसके इन्वर्स का ग्राफ है। दोनों ही ग्राफ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि sin x और cos x के ग्राफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो केवल इसी चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, ये cosec x का ग्राफ है, और ऐसे ही आगे के पेजेस पर ये tan x का है, tan इनवर्स x का है, cot x, sec x का और sec इनवर्स x का है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है कि साइन इनवर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन x का होल इनवर्स, ये अभी भी बताया ही था। दूसरा, whenever no branch of inverse trigonometric function is mentioned we mean the principal value branch। अगर कोई ब्रांच नहीं दी जाएगी तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ही लेंगे, जो मैंने आपको अभी भी दिखाई थी, -π/2 से लेकर +π/2 तक साइन फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होती है। ठीक है, तीसरा, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू निकलेगी प्रिंसिपल ब्रांच से, उसे क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाएगा। इतनी सारी जानकारी लेने के बाद अब आप तैयार हो चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए। लेकिन ये एक्सरसाइज मैं आपको अभी शुरू नहीं करवाऊंगा, ये करवाऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक मैंने जितना भी पढ़ाया उसकी स्टडी कर लीजिएगा और अपने किताब के इन पन्नों को पलट के देख लीजिएगा ज़रूर। खास तौर से इन ग्राफ को जरूर बना के देखिएगा, cos x का, उसके इन्वर्स का, sin x का, उसके इन्वर्स का, और फिर ये मिरर लाइन भी बना के देखिएगा। इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ये बड़े काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक जितनी भी ज़रूरी बातें आज बताई उनको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।